हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी रिलेशन, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन चल रहा है। पिछले क्लास में हमने बताया था आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध के बारे में, और आज उसके आगे हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, सामने लिखा हुआ है, ये नोट भी करना होगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अभी पहले समझ लीजिए और वीडियो को कम से कम 1, 2, 3 बार देखिए, आराम से देखिए चुपचाप। उसके बाद नोट बनाइए, देख कर नोट बनाइए पहले, उसके बाद उसको सोचिए, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा। तो आइए देखते हैं स्वतुल्य संबंध। वास्तव में संबंध तो हम लोग जानते हैं कि कैसे बनेगा संबंध, क्या होता है ना, कैसे बनता है। तो यहाँ पर कुछ डिफिनेशन में वो लिखा जाता है और कंडीशन लिखा जाता है कि कैसे होता है, तब स्वतुल्य होता है। तो देखो क्या है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर, बहुत बार लिखे हैं इसको हम लोग। किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव, इसका ए का प्रत्येक अवयव, अब यहीं से स्टार्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा वास्तव में। तो ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, किससे, ए का, यानी कि ऐसा संबंध, किसी सेट के लिए ऐसा संबंध कि उसी सेट के प्रत्येक अवयव, उसी सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से उसी संबंध आर द्वारा, मतलब जो परिभाषित संबंध आर दिया गया है उसमें या क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो वह संबंध आर जो होगा, यदि स्वयं से प्रत्येक अवयव, यानी कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव जब स्वयं से उसी संबंध द्वारा जुड़ा होगा या संबंधित होगा, तो उस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। कैसे? स्वयं द्वारा, यानी कि जितने भी अवयव दिए गए हों, सभी अवयव स्वयं से उसी संबंध द्वारा जुड़े हों, तब वह क्या कहलाएगा? स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। याद रखना। एग्जाम्पल तो अभी हम देंगे ही, बहुत से एग्जाम्पल हैं, अभी बताते चलते हैं। वारा देख लेते हैं कंडीशन क्या क्या होता है। तो एक बार फिर से, किसी समुच्चय में परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से उसी संबंध आर द्वारा जुड़ा या संबंधित हो, तो संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। अर्थात किसी संबंध आर के लिए, मतलब यदि कोई ऐसा संबंध है जिसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आर कहा जा रहा है, तो उस संबंध आर के लिए यदि ए आर, ए आर क्या है? संबंध का नाम है, जैसे बराबर है, बड़ा है, छोटा है, भाई है ना, ये सब संबंधित तो होता है। और भी पढ़ेंगे अभी क्या क्या हो सकता है, सर्वांगसम है, समरूप है, बहुत से प्रकार से संबंध होते हैं, अभी हम बताएंगे। पहले ये समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ए आर ए, मतलब ए आर ए फॉर एवरी, ये उल्टा ए बना हुआ ना ऐसे, और ऐसे कट कर दिया गया है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल, या फॉर एवरी, फॉर ऑल या फॉर एवरी। कई लोग अपने अपने तरह से बोलते हैं, हम इसको जो है फॉर एवरी बोलते हैं ज़्यादातर, लैंग्वेज फिट है जुबान पर, तो हम फॉर एवरी बोलेंगे। कुछ लोग फॉर ऑल भी बोल सकते हो, जो अच्छा लगे वही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी संबंध आर के लिए यदि ए आर ए, मतलब ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, मतलब समुच्चय ए में एक अवयव ऐसा है जो ए है, तो किसी अवयव ए के लिए, समुच्चय ए के किसी अवयव ए के लिए परिभाषित संबंध आर ऐसा है कि वह अवयव उसी अवयव से उसी संबंध द्वारा जुड़ा है, तो क्या कहलाएगा? तो अगर ये संबंध सत्य है, ए आर ए सत्य है, ए आर ए सत्य है, तो समझ लेना कि वह स्वतुल्य है। कैसे? ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई और हो, तो हम कहते हैं यह मेरा भाई है, तो ठीक है, वह भाई है, तो वहाँ पे वो कहेगा सामने वाला कि हाँ ये मेरा भाई है, तो यहाँ तो सही होगा। अभी आएगा आगे तब पढ़ेंगे, अभी सम्मित के लिए आएगा तब ये सत्य होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, हम कहते हैं, खुद से कहें मैं अवयव हूँ ए का, और कह दूँ मैं भाई हूँ, तो मैं मेरा भाई हूँ, गलत नहीं है। तो यहाँ पर अगर भाई का रिलेशन है तो यहाँ स्वतुल्य नहीं होगा। अभी और समझाएंगे, ऐसे समझना। ए आर ए बराबर का समझ लो, बराबर का समझ लो कि एक्स आर वाई, एक्स वाई के बराबर है,
एक्स बराबर है वाई के, तो वाई बराबर है एक्स के, तो यहाँ संबंध उस तरह से तो लागू हो जाएगा। लेकिन और एक चीज़ है, एक्स एक्स के भी बराबर होता है, याद रखना, एक्स एक्स के बराबर है कि नहीं है, तो एक्स आर एक्स बराबर के लिए सत्य हो गया। देखो एक्स आर एक्स बराबर है एक्स के, सत्य है। वाई भूल जाओ तो एक्स एक्स के बराबर है कि नहीं, तो बराबर का जो संबंध होगा वह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ऐसे अभी और जो समझाते हैं पहले ऐसे जान लो, इधर समझना, अभी ये चीज़ समझ जाओगे बहुत आसानी से, बहुत आसान है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा लेकिन अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, या चाहे ऐसे लिखा जाए इसको और चाहे ऐसे लिखा जाए, तो हम ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। हमारी आदत बहुत खराब है, हम दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, चाहे ये लिखा जाएगा चाहे ये, तो ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। यहाँ भी वही चीज़ है, ए आखिर में रिलेशन आर में जो मिलता है अवयव वह कर्मित युग्म के रूप में होता है ना, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, ए आर ए रिलेटेड टू ए विथ आर, मतलब संबंध आर द्वारा, ए रिलेटेड टू ए विथ आर, रिलेशन आर यानी संबंध आर द्वारा। तो यदि ए बिलोंग टू आर हो जाए, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से सुनो। ए बराबर ए लिखा हुआ है, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा बताओ हमें, आएगा ए कॉमा ए, आएगा कि नहीं आएगा, और कुछ आएगा नहीं, तो ए क्रॉस ए आ गया। अब हम एक संबंध ले रहे हैं, अब ये बताओ संबंध आर इक्वल टू बी, हम यही लिख दे रहे हैं, ए कॉमा ए ही लिख दे रहे हैं, लिखा जा सकता है और कुछ है नहीं तो कहाँ से लाएंगे हो, तो यही लिख दे। अब बताओ ये आर है, अब बताओ हमें कि ए बिलोंग टू आर है कि नहीं है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए सत्य है कि नहीं है। देखो समुच्चय ए का एक अवयव है ए, समुच्चय ए का एक अवयव है ए, तो फॉर एवरी मतलब ए में जितने भी अवयव हों, और यहाँ पर कितना लिया गया, सिर्फ एक अवयव लिया गया। अब यहाँ ध्यान से देखो ए के लिए, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, फॉर एवरी एक्स नहीं 1 2 3 बिलोंग टू ए, अब यहाँ तीनों अवयव आ गया, तब ऐसा लिखा जाएगा। तो सिर्फ समझना है कि ए बिलोंग टू आर है कि नहीं है, और वास्तव में आर क्या है यहाँ तो स्पष्ट ही नहीं है, इसीलिए हमने क्या लिखा, यदि ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए सत्य हो तो संबंध आर क्या होगा, तभी स्वतुल्य होगा, यदि सत्य हो तो अभी भी हमने बताया है कि एक्स आर एक्स बराबर के लिए हमेशा सत्य होता है। तो इसी को कैसे लिखा जाता है, और देखो यहाँ पर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए लिख दिया जाएगा, क्योंकि एक्स यूज किया गया, यहाँ ए यूज किया है, यहाँ एक्स यूज किया है, या इसी को एक्स बिलोंग टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पॉज करके लिख कर चेक कर लीजिए, समझ लीजिएगा क्या क्या है, जो लिख कर मिटाए हैं वो समझ लीजिएगा, दोबारा देख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि मिटा दिए अब नहीं लिखा है, अब तो वीडियो है उसमें तो लिखा ही है। तो हमने लिखा है एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, या एक्स बिलोंग टू ए, मतलब रिलेशन ए में बिलोंग करता है कौन, एक्स और एक्स, किसके लिए, रिलेशन आर के लिए, कैसे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स जो है ए का एक अवयव है, इसको हटा रहे हैं। चलो छोड़ो, यहाँ पहुँचते हैं एग्जाम्पल, जैसे समझते हैं, यदि समुच्चय ए हो, 1 2 3 इसके अवयव हों, तो ए क्रॉस ए ये आएगा कि नहीं आएगा। वास्तव में रिलेशन किसमें में से आता है, ये तो है यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर ये तो बनता है यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय जो होते हैं वही क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। यहाँ पर हम R1 R2 R3 लिखे हैं, वैसे नहीं लिखेंगे, हर जगह ऐसा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अब इसी में से निकाल कर लिखे हैं और देखते हैं R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, अभी समझ जाओगे। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर भी यहाँ से समझ जाओगे, ध्यान से देखना। एक राशि मिल गया, अब R1 हम लिखें अपनी मर्जी से, जैसे सवाल में लिखा होगा ऐसे, तो बताओ है कि नहीं है, तो बताएंगे। तो R1 इक्वल टू, देखो लिखा 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। अब बताओ हमें, यहाँ ध्यान से देखो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए लिखते थे एक्स के लिए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3 बिलोंग टू ए लिखेंगे। अब हमें ये बताओ, यहाँ ध्यान से देखो, ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, मतलब कोई कर्मित युग्म है जो आर में होगा, जैसे यहाँ R1 में कोई कर्मित युग्म ऐसा होगा, कैसे होगा, ए बिलोंग टू अगर ए है
तो ए होना चाहिए। और ध्यान से सुनो, यहाँ पर नोट करने के लिए मौका दे दिए हैं, इतने में पॉज कर लोगे, लिख लोगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाने जा रहे हैं, कर लीजिएगा, इसको हटा रहे हैं हम। तो देखो क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। अब बताओ यहाँ पर कर्मी क्यों बढ़ नहीं जाएगा, यानी कि ए कॉमा ए और बी कॉमा बी बिलोंग टू आर फॉर एवरी बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए। ध्यान से सुनो, दो अवयव हैं तो वही 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 बिलोंग टू आर है ना। फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक ए बी, मतलब जितने अवयव हो ए में उन प्रत्येक अवयवों के लिए वही वही इस तरह से कर्मिक युग्म होना चाहिए। देखो ए का वही अवयव यहाँ पर लिखा है, मैं परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, ए से, बी से, सी से, डी से, एक से, दो से, तीन से। देखो एक से जुड़ा है, दो से जुड़ा है, तीन से जुड़ा है। 1 2 3 के लिए, फॉर एवरी 1 2 3 के लिए, फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग टू ए के लिए देखो क्या है 1 1 बिलोंग टू 1 1, फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग टू ए के लिए 1 1 बिलोंग टू R1 है कि नहीं है, 2 2 बिलोंग टू R1 है कि नहीं है, 3 3 बिलोंग टू R1 है कि नहीं है। तो फॉर एवरी मतलब प्रत्येक अवयव के लिए वही यानी कि उसी का उसी से, उसी का उसी से। देखो संबंध है कि नहीं है इसमें, देखो तीनों है और एक्स्ट्रा भी कुछ है। तो याद रखना वो तीनों कंपलसरी है, होना चाहिए, वो तीनों कंपलसरी है कि होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 अवयव है तो वो होना जरूरी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी हो तो चलेगा। यानी कि यह संबंध क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो लिखेंगे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो लिख दे रिफ्लेक्सिव है। फिर से सुन लो, जो समुच्चय दिया गया हो उस समुच्चय में जितने अवयव हों उतने अवयव स्वयं से जरूर जुड़े हो, उतने अवयव स्वयं से जरूर जुड़े हो। जैसे 1 2 3 है अवयव, 3 अवयव दिए गए हैं, 1 2 और 3। एक से जुड़ा है, देखो रिलेशन में देखा जाता है, प्रतिदर्श समष्टि में नहीं। तो एक से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। तो तीनों अवयव एक दूसरे से मतलब खुद से संबंधित हैं, स्वयं से संबंधित हैं और भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो वास्तव में तब भी यह रिफ्लेक्सिव होगा, याद रखना, तब भी यह रिफ्लेक्सिव होगा। और आगे बढ़ो, 1 1 3 3 2 1 3 2, यानी कि इसमें 2 2 नहीं दिया है। अगर इसमें हम 2 2 लिख देते, अगर लिखा गया होता तो यह वास्तव में रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन वास्तव में 2 2 नहीं लिखा है और इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। याद रखना वो होना चाहिए जो है 1 1 के साथ जुड़ा हो, 2 2 के साथ जुड़ा हो, 3 3 के साथ जुड़ा हो, वो होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो इसमें था और भी एक्स्ट्रा था तो रहने दो, और लेकिन वो जरूरी है तो रिफ्लेक्सिव है। और यहाँ पर जो है 1 1 3 3 है लेकिन 2 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, याद रखना नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, 1 1 के साथ जुड़ा है, 2 2 के साथ जुड़ा है, 3 3 के साथ जुड़ा है। वास्तव में तीनों अवयव स्वयं से जुड़े हैं और एक्स्ट्रा नहीं है, तब भी यह क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जरूरी है कि वो हो, उनके अलावा और चाहे कुछ भी हो तो वह रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ये चीज़ जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक चीज़ और, हम लोग पढ़े थे तत्समक आइडेंटिटी पढ़े थे ना, तत्समक। अब तत्समक यानी कि आइडेंटिटी देखते हैं कि नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 जो अवयव दिए गए हों, जो अवयव दिए गए हों स्वयं से जुड़े हों, सिर्फ स्वयं से जुड़े हों, फिर से सिर्फ स्वयं से जुड़े हों, तो 1 1 से 2 2 से 3 3 से जुड़ा है, यह आइडेंटिटी है, मतलब तत्समक संबंध है। यहाँ तो ये स्वतुल्य ही नहीं है तो आइडेंटिटी होना होगा ही नहीं, तो आइडेंटिटी नहीं होगा निश्चित रूप से। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और यहाँ पर तीनों अवयव स्वयं से जुड़े हुए हैं और यह जो है आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है, सिर्फ
जो अवयव दिए गए हैं वही अवयव स्वयं से जुड़े हों। जैसे ये 1 1 2 2 3 3 और इसमें कुछ भी ना हो। जब कुछ भी ना हो तो आइडेंटिटी है, और कुछ भी ना हो तो रिफ्लेक्सिव भी है। और इसका मतलब यह है कि प्रत्येक तत्समक यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी मतलब तत्समक नहीं होता है। याद रखना, ये तत्समक भी है और ये तत्समक भी है और ये स्वतुल्य भी है। ठीक है, ये क्या है, यह रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य भी है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं होता है, स्वतुल्य में एक्स्ट्रा हो सकता है। जैसे ये देखो, ये क्या है, तीनों है ना, और एक्स्ट्रा है तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसमें तीनों नहीं है, देखो इसमें तीनों नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है और 2 2 जुड़ा ही नहीं है। इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और यह आइडेंटिटी भी नहीं है। यह रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी भी है। यह रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव में सभी जुड़े हों स्वयं से, और एक्स्ट्रा भी हो तो रिफ्लेक्सिव होता है, और एक्स्ट्रा हो तो आइडेंटिटी नहीं होता है। यहाँ एक्स्ट्रा भी नहीं है, इसीलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, समझाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वास्तव में इस चीज़ को ज़रूर समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक बता रहे हैं। वैसे इसमें कई बता सकते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। कम से कम एक चीज़ तो सही से सीख लीजिए, उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आसान होता जाएगा। और क्वेश्चन तो एकदम से आसान ही रहेगा, श्योर है, बस इतना समझने के बाद। देखो क्या है, कुछ संबंध हम लिखे यहाँ पे, जैसे बराबर, सर्वांग सम, समांतर, समरूप, विभाजित करता है आदि ऐसे संबंध हैं जो ये सभी स्वतुल्य संबंध होते हैं। चेक करके दिखाते हैं। यदि मान लीजिए कोई A बिलोंग टू X हो, मतलब एक समुच्चय A है जिसमें एक अवयव X, हम एक ही अवयव लिए हैं जिससे आसानी समझ जाओ, या फॉर एवरी X बिलोंग टू A के लिए, चाहे ये लिख दिए चाहे ये लिख दिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखे फॉर एवरी X बिलोंग टू A के लिए क्या होगा, यदि संबंध R बराबर है, कहता है बराबर है ना, संबंध R क्या है, बराबर है। तो देखो, तो X, अब R को हम क्या पढ़ेंगे, बराबर है, ऐसे समझो R को क्या पढ़ेंगे, बराबर है। तो X R X मतलब X बराबर है X के, क्या कुछ भी स्वयं के बराबर होता है कि नहीं होता है, बराबर होता है। इसका मतलब X बराबर है X के उसी अवयव के लिए है ना, वही अवयव उसी अवयव से एक संबंध उसी संबंध द्वारा जुड़ा हो, है ना, तो भी तो स्वतुल्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, स्वयं से जोड़ेंगे। तो X R X मतलब X बराबर है X के फॉर एवरी X बिलोंग टू A, वास्तव में सत्य है कि नहीं है, सत्य है, क्योंकि स्वयं के बराबर होता, मैं खुद के बराबर हो चाहे कुछ भी हो जाए। तो या X चाहे ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, X बिलोंग टू R, X बिलोंग टू R फॉर एवरी X बिलोंग टू A, सत्य नहीं है, वही दोनों एक ही बात है, बस शब्दों का फिर है लिखने का ढंग, ठीक, सत्य है। और इसीलिए यहाँ पर जो R संबंध है बराबर का, वह क्या है, स्वतुल्य है। नंबर सेकंड, सर्वांग सम, इसी भाषा में लिख दे रहे हैं कि यदि संबंध जो है, संबंध R प्रदर्शित करता है क्या, सर्वांग सम, अगर ऐसा है तो वास्तव में देखो क्या होता है, तो क्या X सर्वांग सम होगा X के फॉर एवरी X बिलोंग टू A, बताओ सत्य है कि नहीं है। स्वयं के मतलब मैं खुद के सर्वांग सम जरूर हूँ। कोई भी त्रिभुज है, अगर एक ही त्रिभुज है तो वह त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, ठीक है। तो वास्तव में X सर्वांग सम है X के फॉर एवरी X बिलोंग टू A के लिए, ये क्या है, सत्य है। और कह सकते हैं क्या, इसीलिए या यहाँ जो R है, यहाँ जो R है वह क्या है, R स्वतुल्य है, ठीक है। और एक चीज या करके लिखना चाहो तो X बिलोंग टू R फॉर एवरी X बिलोंग टू A सत्य है। वास्तव में यहाँ इसमें और इसमें कोई अंतर देख रहे हो, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन हम जान पा रहे हैं कि सत्य है कि सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हमें R बता रहा है कि X बराबर है X के, सही है, सत्य है, तभी तो जान पाए हैं।
यहाँ पर भी x बराबर है x सर्वांग सम है x के, मतलब हम r को क्या पढ़ते हैं, सर्वांग सम r को क्या पढ़ते हैं, बराबर, जो संबंध दिया गया हो हम वही पढ़ते हैं। और देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह है नंबर ये समांतर के लिए। अब ये समांतर के लिए स्वयं के समांतर होता है तो सत्य है, बिल्कुल। एक रेखा खुद के समांतर है कि नहीं है, या ऐसे बनाओ तो इसके समांतर होगा, लेकिन कोई भी रेखा खुद के समांतर है तो यहाँ पर समांतर का संबंध भी लागू होता है। तो वास्तव में एकदम सेम कंडीशन से नंबर 3 पार्ट ऐसे ही कर लोगे, आर इम्प्लाइज देन क्या, पैरेलल मतलब समांतर, इसको कर लोगे। और नंबर 4 है समरूप। समरूप के लिए क्या, अब समरूप के लिए भी हम लोग लिखेंगे वही, यदि संबंध आर क्या है, आर इम्प्लाइज देन क्या, समरूप। तो वास्तव में कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या लिखोगे, x समरूप होता है x के, फॉर एवरी x बिलोंग टू a, सत्य है कि नहीं है, सत्य है, कर लोगे। या x बिलोंग टू r फॉर एवरी x बिलोंग टू a, सत्य है, कर लोगे आराम से। अब बताओ विभाजित करता, हम समझाते हैं, इसको सही से लिख लेना, यहाँ पर सही लिख लेना। और नेक्स्ट है नंबर 5, और ये लिखा हुआ है यदि संबंध R इम्प्लाइज देन विभाज्य है ना, या विभाजित करता है, विभाज्य है। तो देखते हैं, तो इसी भाषा में आगे बढ़ते हैं। तो क्या होना चाहिए, तो x है ना, x फॉर एवरी x बिलोंग टू a, सत्य है कि नहीं है, देखो सत्य है या नहीं है। क्या x स्वयं को विभाजित करता है, बिल्कुल सही है, स्वयं को हर कोई विभाजित करता है, एक को, दो को, तीन को, चार को, पाँच को, छः को, सात को, आठ को, 2 को स्वयं को विभाजित करता है। इसका मतलब या x बिलोंग टू r फॉर एवरी x बिलोंग टू a क्या होता है, सत्य है, और ये सत्य है, तो इसीलिए संबंध r क्या है, स्वतुल्य है। बस ये समझना था, ऐसे कुछ रिलेशन होंगे, ऐसे समझ जाएंगे। आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट डे मिलेंगे, इसको तैयार कर लेना, सही से बढ़िया से इसको पढ़ लेना, समझ लेना। थैंक यू।